फ्रेंड्स, आपका फिजिक्स ख़त्म हो जाना चाहिए था आज, लेकिन अगर जिन किसी ने अभी नहीं किया है, कोई बात नहीं। आप एक दिन का और टाइम ले लो, पर आप ज़रूर से ख़त्म कीजिए, ठीक है? क्योंकि पहले टारगेट जो है 25 तक रखा गया था। अभी आपको फिर से एक दिन का मोहलत तो दिया जाता है, आप जल्दी से ख़त्म करो। आज आपका ऊष्मा तक ख़त्म हो चुका है। मेन आपका तरंग गति और ध्वनि विद्युत धारा यही सब है। उसके बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जितना भी है, यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन आता है। मेन आपका वही चालकता तक है, ठीक है? तो चलिए, ऊष्मा खत्म हो गया। अब हम लोग तरंग गति खत्म करने की प्रयास करते हैं कि अभी खत्म हो जाए। देखते हैं कितना प्रश्न है उसमें। चलिए आइए। चलिए, ये आपका तरंग गति आ गया। ये जो है आप हम लोग सुबह में किए थे, तो हम लोग 95 तक कर चुके थे। आज हम लोग कोशिश करते हैं कि तरंग गति को अभी रात में ख़त्म करके ही जो है कि चैन लिया जाए। क्योंकि जब तक फिजिक्स ख़त्म नहीं करेंगे, टारगेट हमारा पूरा नहीं होगा और बहुत कम टाइम है हमारे पास। करीब 25 से 30 प्रश्न आपके साइंस के होते हैं, तो उसमें आपका 20 प्रश्न तो बायोलॉजी से होता है। तो उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे और इसको हम लोग घटना चक्र से कर लेते हैं, काफ़ी है, ठीक है ना? चलिए, पहला प्रश्न है आपका कि कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि जो है ना, आपका यांत्रिक तरंग है, ठीक है? यांत्रिक तरंग है आपका ध्वनि। उपयुक्त विकल्प में से ध्वनि तरंग जो है यांत्रिक तरंग ही है, जबकि रेडियो तरंग, एक्स तरंग और प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। रेडियो, प्रकाश और एक्स तरंग जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है? और ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग है, वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बिना बदले, ठीक है, अपना स्वरूप बिना चेंज किए वो माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, ठीक है? तो बिना बदले माध्यम में वो निश्चित चाल से आगे बढ़ रहा है, उसको स्वरूप चेंज नहीं होता। और यांत्रिक तरंग माध्यम के कणों की सीमित गति के द्वारा ऊर्जा तथा संवेग का संचरण करती है। जो यांत्रिक तरंग है वो माध्यम के कणों की सीमित गति के द्वारा माध्यम के कणों की सीमित गति के द्वारा ऊर्जा तथा संवेग का संचरण करती है, परंतु माध्यम अपने ही स्थान पर बना रहता है, ठीक है? तो ये आपका फैक्ट है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण ध्वनि तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण ध्वनि तरंग है। यांत्रिक तरंग अनुदैर्ध्य तरंग में, अनुप्रस्थ तरंग में। तो अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण ध्वनि तरंग है। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग संचरित होने पर यदि माध्यम के कण जो है और तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। माध्यम के जो कण हैं वो तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर ही कंपन करते हैं, तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है? ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। यह आपका दूसरा प्रश्न है। थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती है क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग जो है ना, वो अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं, ठीक है? तो वायु या गैस में ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। झारखंड पीसी 2023 का है ये। ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये बहुत आसान है, तरंग दैर्ध्य, ठीक है? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न है आपका। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग होती है? तो एक सितार में जो है अप्रगामी और अनुप्रस्थ ध्वनि तरंग होती है। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है?
तो यह अप्रगामी और अनुप्रस्थ होती है। 5 नंबर। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए क्या है। जब दो सर्वसम अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे यानी कि ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती हैं। एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती है तो माध्यम में जो तरंग पैटर्न बनता है उसे अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं, जैसे कि स्वर मापी के तार या सितार गिटार के तार में। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो दीर्घ रेडियो तरंगे जो हैं वो पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती है। दीर्घ रेडियो तरंगे आयन मंडल से। ठीक है, और यह मंडल लगभग 50 से 400 मील की ऊंचाई के मध्य स्थित होता है। यहाँ की हवा जो है वो विद्युत आवेशित होती है। यहाँ की हवा विद्युत आवेशित होती है। 7 नंबर, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है आइनोस्फीयर के द्वारा। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है आइनोस्फीयर के द्वारा। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? आयन मंडल। सब हम लोग पढ़ चुके हैं एक ही चीज़ को बार बार। परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतया संचारित की जाती है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। परा उच्च आवृत्ति की जो तरंगें हैं उसको साधारणतया संचारित की जाती है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। ठीक है, अब देखिए परा उच्च आवृत्ति अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगें जो हैं साधारणतया वो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित की जाती है। इसके अलावा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगों तथा सूक्ष्म तरंगों का भी संचरण किया जाता है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। कौन सी जो तरंग है शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि तरंग शून्य में संचरण नहीं करती है। बाकी प्रकाश शून्य में संचरण करती है, ऊष्मा करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करती है। ठीक है, प्रकाश, ऊष्मा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शून्य में संचरण करती है, सिर्फ ध्वनि नहीं करती। क्योंकि ध्वनि तरंग के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की तो आवश्यकता है, लेकिन प्रकाश, ऊष्मा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इसमें ऐसा नहीं है। ध्वनि तरंगे निर्वात या शून्य में गति तो नहीं कर सकती, इनके लिए माध्यम की जरूरत है। चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता, वहाँ पे दो व्यक्ति एक दूसरे से बातों को सुन ही नहीं सकते हैं। तरंग संचरण दो प्रकार से होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। रेडियो तरंग जो है चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है। रेडियो तरंगों की जो प्रकृति है विद्युत चुंबकीय है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए गलत है। रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि रेडियो तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती हैं। वो रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती हैं और वे सामान्यतः चुंबकीय एवं वैद्युत क्षेत्रों से अप्रभावित रहती है। जब वो खुद ही भी विद्युत चुंबकीय प्रकृति की है तो उसको चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्रों से क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। और दूसरा आपका सही है कि प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखो क्या है। कॉस्मिक किरण। कॉस्मिक किरण क्या है कि आवेशित कण है? सही है, कॉस्मिक किरण आवेशित कण है। ठीक है, कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के अवशोषित कण है। उच्च ऊर्जा का अवशोषित कण है कॉस्मिक किरण, जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देखिए। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कॉस्मिक किरण के बारे में क्या सही नहीं है ये कह रहा है? तो ये है आपका ए, यानी कि वे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। कॉस्मिक किरण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण होते हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से ही गमन करते हैं। सेम चीज़ ही जो है आपको बताया है। रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, लेकिन जो कॉस्मिक किरण है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। वे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती हैं।
ठीक है ना। कौन सा सही नहीं है? तो आपका 13 का क्या था? 13 का ए था। ये वे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। नहीं, कॉस्मिक किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण होता है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करता है। ठीक है, अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से गमन करता है। बाकी सही है, एक बार देख लेते हैं। सॉरी, उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। जो कॉस्मिक तरंग है, कॉस्मिक किरण, उनका तरंग छोटा होता है। उनका तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कण से बनी होती है। ठीक है, तो उनका तरंग जो है सीधा होता है, मतलब छोटा होता है। उनका तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है कॉस्मिक किरण का, तो तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है। ठीक है, चलो 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण। विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देखो क्या है, बोल रहे हैं। एक मिनट। तो किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? 14 नंबर आपका विकिरण के लिए नहीं, संवहन चालन सबके लिए है। ठीक है, चालन और संवहन को परिवहन माध्यम के रूप में किसी पदार्थ की आवश्यकता होती है। चालन और संवहन को ऊष्मा स्थानांतरण की ये दो विधियां हैं जो निर्वात से पृथक दो वस्तुओं के बीच क्रियाशील नहीं हो सकती। ऊष्मा स्थानांतरण की तीसरी विधि एक विकिरण भी है जिसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण के द्वारा ही सूर्य से ऊष्मा जो है निर्वात से होकर पृथ्वी तक पहुंच रहा है। सूर्य से जो ऊष्मा है वो निर्वात से होकर, यानी शून्य अंतरिक्ष से होते हुए वो पृथ्वी तक आ रहा है, तो विकिरण के रूप में आ रहा है और इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? बताओ। वापसी की शक्ति, रिफ्लेक्टिंग पावर। रिफ्लेक्टिंग पावर जो है एल्बिडो से रिलेटेड है। वायुमंडल से गुजरते हुए सूर्य की जो ऊष्मा का कुछ अंश परावर्तित हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, केवल शेष भाग ही तो पृथ्वी पर पहुंचता है ना। तो सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को ही, जो सौर विकिरण का, जो सौर्य का जो ऊर्जा है हमारा, उस सौर्य की ऊर्जा को जो है पृथ्वी परावर्तित कर देती है, वापस भेज देती है, तो इसी को एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी यानी कि इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। पार्थिव विकिरण की तुलना में तो बड़ा विकिरण होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। जो वायुमंडल में CO2 है और अन्य जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, क्या ये दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक है? क्या इसके कारण ऐसा होता है? जो पहला कथन है। ठीक है, तो आपका आंसर होता है डी, यानी कि कथन एक सही नहीं है और कथन, किंतु कथन दो सही है। तो दो तो सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक होते हैं। तो ये जो है अवशोषित कर लेते हैं CO2 वगैरह, जो है दीर्घ तरंगों को, दीर्घ तरंग विकिरण को अच्छे से अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो गैस तरंग है, ग्रीन गैस है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो। पहला आपका सही नहीं है। पार्थिव विकिरण की तुलना में ना आगामी यानी कि इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है, ये सही नहीं। पार्थिव विकिरण से ही ज़्यादा गर्म होता है। इसका डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, चूँकि इसमें NCERT का भी जो है जिक्र किया है और ये सारे प्रश्न आपका आसान है, ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ मतलब हर चीज़ में ना हड़बड़ी मत मचाया करो। और ये जो है कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, अब हंसो मत, बिल्कुल हंसो नहीं तो इसको जल्दी से ख़त्म करो। फिजिक्स ख़त्म कर लेंगे, साइंस तो क्या ही बचेगा। हिस्ट्री तो उधर चल ही रहा है, 31 ईयर का आपका मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो गया, एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म हो गया 31 ईयर में। तो बचा क्या है आपका? उसमें सारे टॉपिक्स भी हो गए। एक बार मन करेगा तो घटना चक्र रिवीजन कर लिया जाएगा ढाँ ढाँ करके। ठीक है, चलो। तो सूर्य से पृथ्वी की सतह पर प्राप्त करने होने वाली जो ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आता है। सूर्य से पृथ्वी की सतह पर आने वाली जो ऊर्जा है वो लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आती है। ठीक है, पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण कहते हैं या सूर्य ताप इंसोलेशन कहते हैं।
तो सौर विकिरण या सूर्य ताप है, उसको हम लोग इंसोलेशन कहते हैं। और जो तरंग है वो लघु तरंग के रूप में ऊर्जा प्राप्त हो रही है पृथ्वी को। लघु तरंग दैर्ध्य वाले जो सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले, ठीक है, पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें जो हैं वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। क्षोभ मंडल में उपस्थित जलवाष्प ओजोन एवं अन्य गैसें निकट अवरक्त विकिरण के अधिकांश भाग को अवशोषित करती हैं। क्षोभ मंडल में उपस्थित जलवाष्प ओजोन एवं अन्य गैस निकट अवरक्त विकिरण के अधिकांश भाग को अवशोषित करती हैं। पृथ्वी के द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में जो है कि होता है, ठीक है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है, जिसे ही हम लोग पार्थिव विकिरण कहते हैं। और यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। दीर्घ तरंगदैर्घ्य ऊर्जा विकिरण वायुमंडलीय गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कुल मिलाकर पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली ऊर्जा जो है पृथ्वी पर जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है उसका लगभग 48% भाग वायुमंडल के द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिसमें से लगभग 14 इकाइयाँ सीधे सूर्य ताप से, लगभग 34 इकाइयाँ अप्रत्यक्ष रूप से पार्थिव विकिरण से वायुमंडल द्वारा अवशोषित की जाती है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अधिक गर्म होता है, न कि सीधे सूर्य ताप से। तो पार्थिव विकिरण के द्वारा भी वायुमंडल गर्म होता है। और ये इतना बड़ा बॉक्स में देके जो समझाया है, आपको मैं डायग्राम से समझाऊंगी। और ये ज्योग्राफी में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, वायुमंडल वाला जो चैप्टर है आपका इंसुलेशन वाला, तो उसमें बहुत ही अच्छे से आप डायग्राम बना के और सारी चीज़ों को तुम आराम से याद कर सकते हो, कितना किसका क्या परसेंट, ठीक है। चलो 17 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। पृथ्वी का जो वायुमंडल है किसके द्वारा सबसे जल्दी गर्म होता है? तो वो है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। यह ऊर्जा अंतरिक्ष में चारों ओर लघु तरंगों के रूप में विकृत होती रहती है। इस विकिरित ऊर्जा को सौर विकिरण कहते हैं। कुल सौर विकिरण का मात्र 2/3 भाग ही धरातल पर पहुंचता है। सौर विकिरण का कुल सिर्फ 2/3 ही आ रहा है यहाँ पे। लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाले जो सौर विकिरण है सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य ताप के द्वारा तप्त होने के पश्चात पृथ्वी ऊष्मा को दीर्घ तरंग में अपने निकट और वायुमंडलीय परतों की ओर संचयित कर देती है, ठीक है। दीर्घ तरंग विकिरण को वायुमंडलीय गैसों यानी कि विभिन्न कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। स्पष्ट है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है ना, वो मुख्यतः दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा तप्त होता है। 18 नंबर प्रश्न आइए। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? अभी तो हम लोग पढ़े ना, अब कंफ्यूज जाओ मत तुम इसकी तरफ से, वही सेम चीज़ है। वातावरण मुख्य रूप से दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा वातावरण जो है आपका मुख्य रूप से गर्म हो रहा है दीर्घ तरंग के द्वारा, ठीक है। चलो 19 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है। पृथ्वी की सतह पर अवैग्नि विकिरण के रूप में ऊष्मा को अवशोषित उत्सर्जित करती है। पृथ्वी की जो सतह है पराबैंगनी किरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है। पृथ्वी की जो सतह है पराबैंगनी विकिरण के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है। केवल 2 कथन सही है, तो ये सही नहीं कि पराबैंगनी विकिरण के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है। दूसरा सही है कि बादल और गैस आने वाले सौर विकिरण का लगभग 1/4 को प्रतिबिंबित करते हैं। 1/4 को जो है प्रतिबिंबित करते हैं, 1/4 मात्र बादल और गैस आने वाले जो सौर विकिरण है। एक तो 2/3 हम लोग प्राप्त करते हैं, उसका 1/4 जो है बादल और गैस ही प्रतिबिंबित करते हैं, ठीक है। अवरक्त तरंगे यानी कि इंफ्रारेड जो है
वेव्स होते हैं ना, इंफ्रारेड। गर्म पिंडों एवं अणुओं से उत्पन्न होती है अवरक्त तरंगों को कभी कभी ऊष्मा तरंगे भी कहते हैं हम लोग। अवरक्त विकिरण ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से पृथ्वी की गर्मी या मध्य ताप को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। पृथ्वी पर आने वाला दृश्य प्रकाश पृथ्वी के पृष्ठ द्वारा अवशोषित हो जाती है। ठीक है। और दीर्घ तरंगों को अवरक्त तरंगों के रूप में पुनर्विकृत हो जाता है। यह विकिरण कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जैसे ग्रीन हाउस गैसों द्वारा विकिरण का लगभग एक चौथाई भाग बादलों में और गैसों में परिवर्तित हो जाता है, जबकि दूसरा चौथाई भाग जो है वायुमंडलीय गैस में अवशोषित हो जाता है। तो लगभग आधा आगत सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर पड़ता है और उसे ही वह गर्म होता है। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। सेम टू सेम क्वेश्चन पहले पूछ चुका है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है जी? विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ठीक है, स्क्वायर। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। तो ये आपका इनकी चाल निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर होती है। ये आपका तरंग। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न देखो कौन सा है, कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है जी? तो पराध्वनिक तरंग। पराध्वनिक तरंग जो है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। पराध्वनिक तरंग यानी कि सुपरसोनिक वेव्स, ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण सुपरसोनिक वेव पराध्वनिक तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण सुपरसोनिक वेव्स नहीं है जो पराध्वनिक तरंग। बाकी आपका वाई किरण है, एक्स किरण है और पराबैंगनी किरण भी है। ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति श्रवणीय रेंज की उच्च सीमा से अधिक अगर हो जाए, अर्थात 20 हर्ट्ज से अधिक, तो उन्हें अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक तरंगे कहते हैं। गामा किरण, एक्स किरण तथा पराबैंगनी किरण। गामा, एक्स और पराबैंगनी किरण जो है तीनों ही विद्युत चुंबकीय तरंगों की श्रेणी में आते हैं। तीनों ही विद्युत चुंबकीय तरंगों की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक है जी? ठीक है, सबसे अधिक है, किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक है? तो ये है आपका रेडियो तरंगों का सबसे ज़्यादा है। ये पहले भी पूछ चुका है यूपीएससी में। किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक है? तो रेडियो तरंग का लंबाई जो है सबसे अधिक है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरणों का तरंगदैर्घ्य के संदर्भ में अवरोही क्रम इस प्रकार है। ठीक है। रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरण, गामा किरण। इस तरह से आपका क्या है कि अवरोही क्रम है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल किए जाने। ठीक है। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक और गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा जो है अधिकतम होती है? तो यह है आपका एक्स किरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा, किसकी ऊर्जा अधिकतम होगी? तो ये है आपका एक्स किरण। ऊर्जा के संदर्भ में विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्रम निम्नवत है। ठीक है। क्रम देखो कौन कौन है। रेडियो तरंग है, उसके बाद उससे बड़ा माइक्रोवेव है, उससे बड़ा अवरक्त विकिरण है, दृश्य प्रकाश है, पराबैंगनी विकिरण है, एक्स किरणें हैं और गामा किरण, ये सभी हैं आपका। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न में आओ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्याख्यात कीजिए। आवृत्ति के बढ़ते क्रम में, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में 25 में डी आंसर आपका दिया है। डी आंसर है। चलिए डी में देखते हैं क्या है। डी में है चौथा, तीसरा, दूसरा, एक। अच्छा, तो को पता ही है कौन है चौथा, कौन है एक। ठीक है। वे तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यानी घात चाल निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर, यानी 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? पराध्वनिक तरंग।
ठीक है, हम लोग फिर से दोबारा इसी को पढ़ें। सुदूर संवेदन तकनीक, सॉरी 25। अब हम लोग चलते हैं 26 में, ठीक है। 26 में 25 का डिस्क्रिप्शन देख लिए। कहा रहा है ना कि दी गई विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो आवृत्ति के संदर्भ में बढ़ता हुआ क्रम क्या है। दी गई विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो आवृत्ति है, तरंगों की आवृत्ति के हम लोग को बढ़ता हुआ क्रम देखना है, ठीक है। तो पहले रेडियो तरंग, उसके बाद अवरक्त विकिरण, दृश्य विकिरण और एक्सरे। माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, उनकी आवृत्ति की सीमा क्या है। तो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। माइक्रोवेव ऐसी विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है जिसकी आवृत्ति 300 MHz तथा 300 GHz के मध्य होती है। अलग अलग स्रोत विभिन्न आवृत्ति रेंज को माइक्रोवेव के रूप में परिभाषित करते हैं, लेकिन उपयुक्त व्यापक परिभाषा UHF तथा EHF मिलीमीटर वेव दोनों बैंडों को शामिल करती है। अतः सर्वाधिक उपयुक्त जो है आपका उत्तर विकल्प सी होगा। हाँ, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए सी है आपका 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। चलिए, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। तो ये है आपका एक्स किरण। एक्स किरण को क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए यूज़ करते हैं, एक्स किरण को, ठीक है। एक्स किरण को क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, 28 नंबर में देखते हैं हम लोग। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है क्या। तो ये है आपका रेडियो तरंगे। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है तो वो रेडियो तरंग दिखाता है, रेडियो तरंग, ठीक है। रडार जो है ना एक ऐसा प्रणाली है जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग विशेषतः रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर और गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज पता चलती है, ऊंचाई, दिशा, गति सब। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है। रडार जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है और ये रेडियो तरंग की सहायता से अपना स्थिर और गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं का सब कुछ पता कर सकता है। जैसे कि कोई स्थिर है या गतिमान है तो रडार इसका सब कुछ, उसका रेंज, ऊंचाई, दिशा, गति सब प्राप्त कर लेगा, ठीक है। 29 में आ जाओ, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है जी। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का, सुदूर संवेदन तकनीक में विद्युत चुम्बकीय तरंग का यूज़ होता है। रडार भी जो है था विद्युत चुम्बकीय तरंग पर ही काम कर रहा है, ठीक है। सुदूर संवेदन तकनीक में आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है। सुदूर संवेदन को हम लोग भू पर्यवेक्षण के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें पृथ्वी की सतह या उसके वायुमंडल का अवलोकन अंतरिक्ष से उपग्रहों के माध्यम से या वायुयान के माध्यम से किया जाता है। इसके तहत पृथ्वी की सतह पर स्थित वस्तुओं, क्षेत्रों संबंधित सूचनाएं बिना उसके प्रत्यक्ष संपर्क में आय प्राप्त की जा सकती है। सुदूर संवेदन तकनीक में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग या कई भागों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अधिकतर रिमोट सेंसिंग प्रणालियां जो है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य, अवरक्त तथा माइक्रोवेव क्षेत्रों में संचालित होती है। हालांकि कुछ प्रणालियां जो है स्पेक्ट्रम के दीर्घ तरंगों भाग का भी प्रयोग करता है, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। जब समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो ये 10⁻⁷ m। पराबैंगनी विकिरण को उसकी तरंगदैर्घ्य के आधार पर 3 प्रमुख प्रवर्ग में विभाजित किया जाता है। पराबैंगनी विकिरण को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। किस आधार पे। उसकी तरंगदैर्घ्य के आधार पे 3 भाग में। एक है अल्ट्रावायलेट ए विकिरण, बी, सी। ए जो है ना वो विकिरण तरंगदैर्घ्य 320 से 400 nm तक होती है। विकिरण सुरक्षात्मक ओजोन परत से लगभग अप्रभावित ही रहता है। ओजोन परत से भी प्रभावित रहता है, पृथ्वी की सतह पर एक आसानी से पहुंच बना लेता है। अल्ट्रावायलेट बी जो है विकिरण 280 से 320 है और ये जो है ओजोन परत के द्वारा अवशोषित किया जाता है इसको, और किसकी कुछ मात्रा पृथ्वी में भी भेज दी जाती है। फिर सी देखिए क्या है, 100 से 280 nm की तरंगदैर्घ्य है।
ये रेंज वाला एक विकिरण ओजोन परत के अवक्षय पर यह विकिरण पृथ्वी के धरातल तक पहुंचेगा। अंततः समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होने पर पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगी। तो इतना समझाने के लिए और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 31 में आइए, हम लोग का बस खत्म ही है। दम रखो, क्योंकि बिना समझे बुझे ऐसे ऐसे ही हम बना लिए ऑप्शन से ख़त्म, इतना ही का आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से समझना पड़ेगा। एनसीईआरटी नहीं है तो जो भी बुक है आपके पास, जो फॉलो कर रहे हैं, लूसेंट का साइंस विज्ञान, ये सारा चीज़, ठीक है। चलो 31, किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि में होता है? कौन सा एक प्रकार का तरंग का यूज रात्रि दृष्टि के उपकरण में हम लोग करते हैं? रात वाला मतलब उपयोग। तो ये है अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग का यूज क्या? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक प्रकार है। रडार भी विद्युत चुम्बकीय तरंग का प्रकार है। अवरक्त तरंग, इसकी तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। ये अवरक्त तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रकार है और इसकी तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश से ना अधिक होती है, दृश्य प्रकाश से ज़्यादा होती है अवरक्त तरंग का क्या तरंग दैर्घ्य। इसका उपयोग जो है, इसका प्रयोग जो है अपर्याप्त प्रकाश की स्थिति में देखने के लिए रात्रि दृष्टि उपकरण किया जाता है। इनका प्रयोग अपर्याप्त प्रकाश की स्थिति में, मतलब अवरक्त तरंग जो है वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे बहुत कम ही प्रकाश है। उस स्थिति में रात्रि दृष्टि उपकरण में इसका प्रयोग, जैसे टॉर्च वगैरह चलाने के लिए इसका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों में ज़्यादा किया जाता है। 32 है, एक्सरे का यह गुण होता है जिन्हें उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। तो ये है डी के उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। वो थोड़ा सा माथा मेरा पता नहीं क्यों ऐसे दर्द कर रहा है सुबह से। मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार जो है त्वरित आवेश विद्युत चुम्बकीय तरंग विकिरित करते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युतीय एवं चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक्सरे एक जो है कि विद्युत चुम्बकीय, ठीक है, एक्सरे जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसे विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनमें कोई अवशोषित कण जो है उपस्थित होते नहीं, अवशोषित कण उपस्थित नहीं होते हैं। एक्सरे वाला जो सेटिंग है, ठीक है। इसकी खोज अभी भी विलियम रॉन्टिजन ने की थी। इसकी खोज रॉन्टिजन ने एक करके याद करें ना, रॉन्टिजन, ठीक है। 33, सामान्यतः टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंग क्या होती है जी? अवरक्त किरण। अवरक्त किरण होती है टेलीविज़न के रिमोट वगैरह को चेक करने के लिए। 34, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का हम लोग यूज़ करते हैं? टेलीविज़न का दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का हम लोग यूज़ करते हैं? तो अवरक्त विकिरण है, ठीक है। चलो 35, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण कौन सा ऐसा है जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जो टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है? तो ये है आपका अवरक्त विकिरण। एक टीवी सेट है, उसको चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रक्षेपण किया जा सकता है? तो ये है आपका रेडियो तरंग, ठीक है, रेडियो तरंग। टीवी के रिमोट नियंत्रण इकाइयों में अधिकतर अवरक्त विकिरण का प्रयोग ही किया जाता है। टीवी वगैरह में तो अवरक्त विकिरण ही प्रयोग में आएगा। और जो है कि किंतु कुछ में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अतः रक्त विकिरण एवं रेडियो तरंग दोनों ही विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। रक्त और विकिरण और रेडियो तरंग दोनों ही विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। 37, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग कौन सा है जी? माइक्रोवेव। वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या है? ठीक है, वाहक तरंग यानी कि रेडियो तरंगों पर किसी भी सूचना का अध्यारोपण होता है तो उसका पीछे क्या है? तो वो मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन। विभिन्न निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नल को अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है प्रेषित पर निम्न आकृति के संदेश सिग्नल की सूचनाओं को किसी ऊंची आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित कराया जाता है।
जो क्या करता है कि सूचना के वाहक की गति व्यवहार करती है, इस प्रक्रिया को हम लोग मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न देखो क्या है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन रेडियो वेव्स के बारे में क्या सही नहीं है? आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी कि एफएम, ये रेडियो वेव्स के बारे में क्या सही नहीं है जी? एफएम के बारे में क्या ही अल्लाह हो गया, मेरे तो फेवरेट है। ठीक है, आजा आजा। तो क्या सही नहीं है यही शुरू में ही दे देता है। तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन से कम होती है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन से कम होती है। ठीक है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन से कम होती है। ठीक है। चलिए इसका आंसर हम लोग एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। 2021 छत्तीसगढ़ का प्रश्न है ये। ठीक है। तो हड़बड़ाना मत, खत्म ही है। देखो देखो खत्म है। ध्वनि आ गया, उसके बाद ध्वनि कर अच्छे से कराएंगे। ठीक है ना। सुबह में हम लोग को ध्वनि कर करा देंगे आपको। आवृत्ति मॉड्यूलेशन एफएम रेडियो वेव्स का आविष्कार एडविन आर्मस्ट्रांग ने किया था। उल्लेखनीय है कि एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एवं एफएम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है आपका रेडियो सिग्नल के प्रसारण की विधियाँ होती हैं। दोनों ही तरीकों द्वारा सूचना का विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रसारित किया जाता है। एएम में सिग्नल का आयाम बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति एवं कला नहीं बदलती है, जबकि एफएम में सिग्नल की आवृत्ति तो बदल जाती है, आयाम और कला नहीं बदलती है। इस तरह से एफएम एमएम की तुलना में उच्च बैंडविड्थ के कारण ध्वनि गुणवत्ता बेहतर होती है। और एएम की आवृत्ति रेंज लगभग क्या है, 530 हर्ट्ज जो है कि होता है, जबकि एफएम की आवृत्ति रेंज लगभग 88 MHz से 108 MHz तक होती है। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न देखो क्या है। 1200 से 2400 बीट प्रति सेकंड तक माध्यम गति संचार रेंज के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है? तो यह आपका आवृत्ति मॉड्यूलेशन। 1200 से 2400 बीट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार रेंज के लिए आवृत्ति मॉड्यूलेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यह तकनीक किसी विशेष सिग्नल पर सूचना को एनकोड करने की प्रक्रिया है, जिसमें वाहक तरंग आवृत्ति को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की आवृत्ति के अनुसार परावर्तित किया जाता है। 41 में क्या है। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रयास होता है क्या? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। 41 का देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एफएम प्रसारण सेवा में जो प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड है उसका परास होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। ठीक है। तो एफएम बैंड के लिए यह प्रास ठीक है। 42 में आ जाओ। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन के द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है क्या? तो 10 हर्ट्ज। ठीक है। 43 में आते हैं। ख़त्म ही है आपका। दम रखो, मतलब इस तरह से ना उबो मत, क्योंकि साइंस साइंस में ही तुम्हारा चला जाएगा, सब चौपट हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री सबका पढ़ा हुआ है। इस तरह से ना बेचैन मत हो जाना। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली जो परतें होती है ना, रेडियो संचार को सुसाध्य बना देती है। क्यों ऐसा होता है बताओ? पूरा ज्योग्राफी है। ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। सही है। क्या रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती है? ना ना ना, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य दीर्घ नहीं होती है। अभी हम लोग पढ़ ही पढ़े थे। प्रश्नगत दोनों कथन सही नहीं है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती तो है, यद्यपि आयन मंडल में विद्युत आवेशित आयनों की उपस्थिति के कारण ही जो आयन मंडल है उसमें विद्युत आवेशित अध्ययन आयन सॉरी विद्युत आवेशित आयनों की उपस्थिति के कारण ही रेडियो संचार जो है सुसाध्य होता है। यानी कि विद्युत आवेशित आयन है वहाँ पे आयन मंडल में, इसलिए ऐसा होता है। और सेकंड जो है आपका अति दीर्घ होती है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती है।
ठीक है, तो आंसर आपका ठीक है। 44 में आ जाओ जल्दी से। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्यों ऐसा होता है बताओ? 1 2 3 सभी सही है। एंटीना छोटा होता है। वर्षा की बूंदे रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित कर लेती है। बूंदे जो है वो रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है। वाह, ठीक है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देती है, तो सभी सही है। बरसात में रेडियो तरंगें वर्षा की बूंदों से टकराती हैं बरसात में, और आंशिक रूप से या पूर्णतः ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती हैं, जो बूंदों के द्वारा अवशोषित करी जाती है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा में को विचलित करने में भी सक्षम होती है। अतः इन कारणों से बरसात में उपग्रह सिग्नल पाए जाते हैं। सॉरी, इन कारणों से जो है ना बरसात में उपग्रह सिग्नल मतलब प्रॉब्लम तो होती है बरसात में। वर्षा के समय रेडियो सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे छोटी डिश एंटीना ग्रहण ही नहीं कर पाता। ठीक है, अब आ जाओ, लास्ट ही है। 45 में आओ चलो। आंतों के रोगों के निदान के लिए हम निम्न में से किन किरणों का प्रयोग करते हैं बताओ? तो आंतों के रोगों के लिए एक्स किरण होता है। एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। यह चिकित्सा में आंतों के रोगों का निदान के लिए ज़रूरी होता है। फिर आता है 46 नंबर, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन जो है प्रयोग में लाई जाती है, सीटी स्कैन। और ये सीटी स्कैन में प्रयोग में एक्स किरण प्रयोग में आती है। सीटी स्कैन जब करवाते हैं तो हम लोग एक्स किरण होता है उसमें ही। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण ही तो है। तो ये जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा जाता है, रोगों का पता चला जाता है। तो एक्स किरण सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरण। ठीक है, 47 देखो क्या है। किसका आविष्कार विल्हेल्म रोएंटजन द्वारा किया गया है? तो ये हम लोग आज ही लड़ाई कर रहे थे, एक्सरे मशीन। तो किसका आविष्कार रोंटजन के द्वारा? तो एक्सरे मशीन का आविष्कार रोंटजन के द्वारा। जर्मन वैज्ञानिक है विल्हेल्म रोंटजन को एक्सरे मशीन के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। एक्सरे मशीन रोंटजन जर्मन के हैं। ठीक है, 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई तो भौतिकी का पहला नोबेल इसी आविष्कार को मिला था, यानी कि रोंटजन को दिया गया था भौतिकी का पहला मॉडल भारत में 1901 में। ठीक है, अब देखो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया ये। अब बहुत ज़्यादा हेडेक है नहीं, आपका 47 तक ख़त्म हो गया है। कल हम लोग फ्रेश 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 मूड से एकदम ध्वनि का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, और प्रश्न यहाँ से काफ़ी आते हैं। तो चलो, गुड नाइट। जिनको सोना है, खाना है, पीना है, और जो लोग पढ़ने वाले हैं, अभी मैथ पढ़ा है, अभी इस टाइम आप 1 घंटा 2 घंटा मैथ पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो गुड नाइट फ्रेंड्स, थैंक यू।